हम लोगों ने कल के वीडियो में बात की थी कि किस प्रकार से आधुनिकता और साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के आने के इस विरोधाभास के बीच किस तरह से भारतीय समाज अपने अतीत की जड़ता से मुक्त होकर के आधुनिक होने की प्रक्रिया से गुजरने का एक प्रोसेस पूरा कर रहा था। वहीं हिंदी भाषा के निर्मित होने की प्रक्रिया भी इसी दौरान चल रही थी। इसलिए ये भाषा के बनने का जो संघर्ष है, भाषा के बनने का जो प्रक्रिया है, वो बड़ी लंबी प्रक्रिया है। तकरीबन 100 वर्षों के भीतर हिंदी खड़ी बोली भाषा का निर्माण होता है और उसके अंदर फिर साहित्य लिखा जाता है। लेकिन जब हम ब्रिटिश ज़माने और उससे पहले के मुग़ल ज़माने के उस ट्रांसपेरेंट काल की बात करेंगे, जिसमें कि पुराना ज़माना जा रहा था और नया आ रहा था, उस समय भाषा को लेकर क्या स्थिति थी और किस प्रकार से ब्रिटिश हुकूमत ने उर्दू और हिंदी के इस विवाद को कैसे अपने हित में यूज़ किया और इसके क्या प्रभाव होता है, और कैसे जो राजकाज की भाषा पहले उन लोगों ने अपने हिसाब से बनाना चाहा इंग्लिश, लेकिन फिर बाद में उनको लगा कि नहीं है कि लोकल भाषा, और किस प्रकार से उर्दू को बनाते हैं। और उर्दू को लेकर क्या बच्चन सिंह क्या कहते हैं इसमें कि धीरे धीरे हिंदी गद्य अपने को परिष्कृत करते हुए सरकारी, गैर सरकारी और पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से आगे बढ़ रहा था कि अचानक उसे सरकार और सांप्रदायिकतावादियों का सामना करना पड़ा। कंपनी सरकार ने 1836 में एक इस्तार निकाला जिसके अनुसार अदालतों में देशी भाषाओं का प्रयोग किया जाने लगा, और अभी तक पश्चिमोत्तर प्रदेश में अदालती भाषा फारसी थी। अब आज के उत्तर प्रदेश फारसी लिपि के साथ नागरी लिपि का भी प्रचलन हो गया, किंतु सांप्रदायिक आग्रह के कारण अगले वर्ष 1837 में ही उर्दू को सारे प्रांत की अदालती भाषा बना दी गई। देखिए, अभी हिंदी और उर्दू के बीच का जो विवाद है ये बड़ा लंबा चलता है। और फारसी के बाद किस प्रकार से हिंदी जब अपने निर्माण की प्रक्रिया में थी, लेकिन उर्दू को ही उसके मतलब बहुसंख्यक समाज, या कह सकते हैं कि सत्ताई समर्थन के चक्कर में उसको उर्दू को जब भाषा बनाया गया राज्य अदालतों की भाषा, तो उससे किस प्रकार से हिंदी को समझिए धक्का सा लगता है। और ये हिंदी और उर्दू का विवाद कह सकते हैं कि और ज़्यादा बढ़ जाता है। हिंदी उर्दू को लेकर अंग्रेज़ों की दो दल हो गए थे। एक हिंदी का पक्षधर था तो दूसरा उर्दू का। इस विवाद में विम्स और ग्राउस ने एक दूसरे को खुलकर विरोध किया। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी जनरल में सन 1865 और 1868 तक उनके परस्पर विरोधी लेख छपते रहे। सर सैयद अहमद खां की शिक्षा प्रसार संबंधी भूमिका चाहे जो रही हो, किंतु हिंदी उर्दू विवाद को उन्होंने सांप्रदायिक रंग दिया और हिंदी के विरुद्ध अंग्रेज़ों के कान भरते रहे। अब देखिए, यानी कि जो सर सैयद अहमद खां की हम बात करते हैं बार बार, उसको लेकर कह रहे हैं कि उन्होंने चाहे अच्छा काम किया, लेकिन उसके बावजूद वो हिंदी के खिलाफ रहे, और वो हमेशा उस अपनी उर्दू भाषा के समर्थन के चक्कर में इसको एक सांप्रदायिकता के रंग में रंगते चले गए, और उसका विवाद बाद में समस्या एक लंबी से लंबी होती चली जाती है। क्योंकि होता क्या है कि जब दो कौमें होती है और दो कौमों की भाषाई जब वर्चस्व की बात हम करते हैं, तो आप देख सकते हैं चाहे बांग्लादेश की बात करें, चाहे पाकिस्तान की बात करें, आज़ादी के बाद कि किस प्रकार से उर्दू के नाम पर फिर पाकिस्तान बन गया, फिर बाद में उसी बांग्ला के नाम पर फिर बांग्लादेश का निर्माण होता है। भाषा का जो संघर्ष होता है बड़ा तगड़ा होता है। अगर उसको सही समय पर नहीं समेटा जाए, नहीं सलटाया जाए, तो समस्या बड़ी तगड़ी हो जाती है। आज हिंदुस्तान में इतनी सारी भाषाएं हैं, उन भाषाओं के बीच सामंजस्य और तारतम्य इसलिए ज़रूरी है ताकि भाषाओं के बीच संवाद और आवाजाही भी बनी रहे, साहित्य का लेन देन भी चलता रहे, और समाजों के बीच का आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान चलता रहे। क्योंकि भाषा ही वो माध्यम है जो आपको एक आइडेंटिटी, एक पहचान प्रदान करती है। अगर हम आज़ादी के आंदोलन की बात करें तो उसमें हिंदी को इसलिए बड़े पैमाने तक फैलाया गया ताकि यहाँ के लोगों के अंदर एक राष्ट्रीयता, एक अपनी अस्मिता, एक पहचान हो कि हमारी पहचान कहाँ है, हम कहाँ हैं, और उसके दम पर वो कुछ सेक्रीफाई करे, कुछ अपनी आज़ादी के लिए लड़ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें शुरू की गई। तो कहने का मतलब है कि उन्होंने ये जो किया उससे सर सैयद अहमद खां, उससे किस प्रकार से भाषाई का जो विवाद था वो किस प्रकार से बढ़ता चला गया, घटने की अपेक्षा उसमें ज़्यादा समस्या पैदा होती चलेगी। उस समय राजा श्री प्रसाद ने हिंदी भाषा और नागरी लिपि के पक्ष में जो भूमिका निभाई वह अस्मरणीय है। और उसमें जो राजा श्री प्रसाद, जो बनास के जो राइटर थे, राजा भी थे, वो उन्होंने हिंदी और नागरी लिपि के लिए बहुत बड़ा काम किया। वो कह रहे, उनका कहना है कि वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ भी कहो हिंदी का दायरा बड़ा है, विस्तार बड़ा है, इसलिए वो ज़्यादा
प्रसार पाने की हकदार है और उर्दू का उतना दायरा नहीं है जितना कि होना चाहिए। उसको आप कितना भी थोपेंगे लेकिन उसकी अपनी सीमा है। तो 1868 में उन्होंने लिपि संबंध में आवेदन सरकार के पास भेजा और फारसी लिपि का विरोधी है। उन्होंने अपने मेमोरेंडम में कहा कि फारसी के अध्ययन से हमारी भावनाएं भ्रष्ट और राष्ट्रीयता दूषित हो जाती है। उन्होंने साफ लिखा है कि दिल्ली के मुसलमान बादशाहों में ने भाषा के संबंध में जो कुछ सोचा भी नहीं था, अंग्रेजी सरकार के साथ साथ फारसी लिपि में उर्दू को जो एक दूसरी विदेशी भाषा है लाद रही है। हिंदी को अन्य भाषाओं बांग्ला, मराठी, गुजराती से अलग करके उसके विकास को बाधित किया जा रहा है। मेरी प्रार्थना है कि फारसी अक्षरों को हटाकर उसके स्थान पर हिंदी को ही जारी किया जाना चाहिए। उन्होंने सरकार को लेटर लिखा, उसमें कहा बाकायदा कि ठीक है आप उर्दू को चलने दीजिए लेकिन आप फारसी लिपि को मत लाइए। आप लिपि आपको देवनागरी लानी पड़ेगी, तभी आप भारतीय भाषाओं के साथ जुड़ पाएगी वो, नहीं तो ये एक विरोधाभास फिर धीरे धीरे बढ़ता ही चला जाएगा। तो इस संबंध में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का जो इतना महत्वपूर्ण योगदान था उसको भी हमें रेखांकित करना चाहिए। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद 1823 में उनका जन्म होता है और 1895 में उनकी मृत्यु हो जाती है। आम फहम भाषा और नागरी लिपि के पक्षधर रहे हमेशा। एक समय में उर्दू और विदेशी भाषा मानते थे जो कि वास्तव में वह है नहीं, किंतु धीरे धीरे अरबी फारसी के प्रचलित शब्दों को ठूस कर उसे विदेशी बनाया गया। कि किसी भाषा को कैसे तबाह किया जाता है उसके पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ होता है, और कोई भाषा जन जन की लोकप्रिय कैसे हो जाती है उसके पीछे लोगों की अपनी भूमिकाएं होती है। और भाषा हमेशा कहते नहीं बहते हुए नीर की तरह होनी चाहिए। भाषा को आप जितना अधिक कंट्रोल करोगे भाषा उतनी मृत्यु होती चली जाएगी। संस्कृत को देख लीजिए आप, कितनी प्राचीन भाषा है, बहुत साइंटिफिक भाषा है, लेकिन उसको चंद लोग पढ़ते चले गए, इसलिए भाषा लोक जन की और जनमानस की भाषा कभी नहीं बन पाई। वो सिर्फ शास्त्रों की भाषा रही और चंद लोगों के ज्ञान की भाषा रही। तो भाषा लोक के भीतर ही जन्म लेती है, लोक के भीतर ही पनपती है और लोक के भीतर ही विस्तार पाती है। उसको हम कंट्रोल करके उस पर बहुत सारे नियामक बना करके उसको एक बाधा उसको सीमाओं में बांध करके उसको हम न जिंदा रख सकते हैं न उसकी हम उम्र बढ़ा सकते हैं। इसलिए भाषा के लिए ज़रूरी है कि भाषा हमेशा झंझट के बीच रहे। अब देखिए शिव प्रसाद ने उसे विदेशी कहा। राजा शिव प्रसाद का सेठ से विरोध खां लिखते हुए कहा था कि बाबू शिव प्रसाद साहब की तहरीर में अमूमन हिंदू लोगों के दिल में जोश आया कि ज़बान उर्दू व खत फारसी को मुसलमानों की निशानी ही मिटा दिया जाए। स्पष्ट है कि सैयद अहमद खान ने हिंदी उर्दू के प्रश्न को महजब उछेड़कर इसे सांप्रदायिक बना दिया। इस विरोध के बावजूद राजा ने शिष्ट हिंदी के कई ग्रंथों की रचना की, जैसे मानव, धर्मसार, योग विशिष्ट से चुने गए श्लोक, उपनिषद सार, भूगोल, हस्तामलक, वामा मनोरंजन, राजा भोज का सपना आदि। किंतु बाद में शिव प्रसाद जी का झुकाव अरबी फारसी शब्दों से लदी उर्दू की ओर गया। उनकी पुस्तक इतिहास तिमिरनाशक इसका प्रमाण है। राजा ने में ये परिवर्तन अंग्रेजों की उर्दूप्रस्त नीति के कारण आया। वे शिक्षा विभाग में उच्च अधिकारी भी तो थे। राजा ने उस विरोधी परिस्थिति में हिंदी की रक्षा का जो प्रयास किया वह इतिहास में अविस्मरणीय रहेगा। और कह रहे हैं कि वो हिंदी के अधिकारी भी थे सरकार में, तो उन्होंने इस प्रकार का काम किया और उन्होंने हिंदी भाषा को लगातार डेवलप करने में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इसलिए बार बार राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का नाम लिया जाता है और वो किस तरह से एक भाषा को निर्मित करने में अपनी भूमिका निभा रहे थे। और उस भाषा को जितना अधिक हो तो उसको कितने सिंपल बनाया जाए ताकि उसको जनमानस समझ सके, उसको जनमानस को उसका बोध हो। क्योंकि भाषा जैसे ही क्लिष्ट होगी उस भाषा में गुजरना, प्रवेश करना आम आदमी के लिए मुश्किल होता चला जाएगा। इसलिए भाषा का सरल होना, सिंपल होना, साधारण होना बहुत ज़रूरी है। अंग्रेजी को ही देख लीजिए आप, ब्रिटिश अंग्रेजी और अमेरिकन अंग्रेजी दोनों में क्या अंतर है। ब्रिटिश पूरी ऑर्थोडॉक्स वाली अंग्रेजी है, लेकिन अमेरिकन हमेशा चेंज होता रहता है, हमेशा उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, उसको कैसे भी बोल सकते हैं आप। तो भाषा जितना अधिक अपने समय के साथ प्रवाह में बहती रहेगी उतनी ही जन जन की और लोग की लोकप्रिय होती चली जाएगी। इसलिए उसको सीमा में नहीं बांधना चाहिए। किंतु इसके बदलते हुए दृष्टिकोण तथा उसके द्वारा निकाले जाने वाले बनारस अखबार उर्दू प्रधान भाषा के विरोध में राजा लक्ष्मण सिंह ने 1826 से ये राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव कुमार सितारे हिंद 1826 में इनका जन्म होता है और 1884 में इनकी मृत्यु हुई थी। सामने आया उन्होंने 1862 में अभिज्ञान शाकुंतलम का शुद्ध हिंदी में अनुवाद किया। रघुवंश के अनुवाद प्राकृत में उन्होंने लिखा है कि हमारे मत में हिंदी और उर्दू को बोली न्यारी न्यारी है। हिंदी इस देश का हिंदू बोलता है और उर्दू यहाँ के मुसलमानों और फारसी पढ़े हुए हिंदुओं की बोलचाल है। हिंदी में संस्कृत के पद बहुत आते हैं, उर्दू में अरबी फारसी की, परंतु कुछ आवश्यक नहीं कि अरबी फारसी के शब्दों के बिना हिंदी न बोली जाए। और
हम उस भाषा को हिंदी कहते हैं जिसमें अरबी फारसी के शब्द भरे हों, है ना। इसलिए वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, हिंदी और उर्दू में कुछ ज़्यादा बस स्क्रिप्ट का फ़र्क है और शब्दों का फ़र्क है, लेकिन जो शब्द जितना अधिक लोक में फैल गया, प्रचलित हो गया, उसका उतना ही इफेक्ट है, उतना ही प्रभाव है। इसलिए भाषा की तमाम बाउंड्री को तोड़ करके हम अगर उसको ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाते हैं, ज़्यादा लोग के बीच लेके जाते हैं, तो भाषा हमारे बहुत काम की होती है। इस समय पंजाब में नवीन्द्र चंद्र राय हिंदी के माध्यम से ब्रह्म समाज का प्रचार कर रहे थे। उन्होंने फारसी, अरबी और उर्दू का विरोध किया। उर्दू में प्रचलित होने से देशवासियों को कोई लाभ न होगा, क्योंकि यह भाषा खासकर मुसलमानों की देन है। हिंदी प्रचार के इस यज्ञ में श्रद्धाराम फुलेरी का योगदान भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए हिंदी के प्रचार में किन किन लोगों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, इसमें बोल रहा है श्रद्धाराम फुलेरी का योगदान है। उपनिवेशवादियों की फूट डालो नीति और फिरका परस्तों की सांप्रदायिकताओं के कारण हिंदी और उर्दू बीच में दूरी बढ़ती गई। व्याकरणिक दृष्टि से एक भाषा होते हुए भी उन्हें दो अलग अलग भाषाएं मानना अवैज्ञानिक है। हिंदी और उर्दू इस अलगोजा का परिणाम अच्छा नहीं हुआ। और कह रहे कि जब दोनों भाषाओं में कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं, लेकिन जब दोनों भाषाओं को इतना अधिक दूर किया गया तो उसके जो परिणाम हमारे सामने आते हैं बाद में, देखिए चाहे राष्ट्रीय आंदोलन हो, चाहे भारत की आज़ादी, उसमें इसके परिणाम साफ दिखते हैं आपको। एक बार अदालतों में उर्दू बैठ गई तो बैठ गई। हिंदी को अदालती भाषा बनाने हिंदी प्रेमियों को एड़ी चोटी का पसीना करना पड़ा और 1882 में इंटर कमीशन के सामने प्रश्न उपस्थित हुआ, पर सैयद अहमद खां के कारण इसे दबा दिया गया। किंतु 1881 में बिहार की हिंदी युवा प्रचार की आज्ञा मिल गई। बेलारी के जिलाधीश जॉर्ज कैंपेवेल ने गवर्नर थॉमस मुंडो को लिखा कि जिस भाषा में साहित्य लिखा जा रहा है और शिक्षा दी जा रही है उस बोलचाल की भाषा नहीं है। उसने लिखा कि उर्दू अहल दरबार की भाषा है, जनता की बोलचाल की भाषा नहीं है। उर्दू लिपि के कारण उसे एक बार धोखा हुआ था। मुकामा घाट पर उसने किश्तियाँ तैयार रखने को आज्ञा दी थी, पर किश्तियों को कस्बियाँ पढ़ लिया गया। उसने देखा कि किश्तियों के स्थान पर कस्बियाँ तैयार खड़ी थी। उसकी फलस्वरूप फारसी लिपि हटा दी गई थी। उसने उसको कोई गलतफहमी हुई थी, वो भी जिलाधिकारी था, तो उसने भी उसके साथ हादसा हुआ कि कश्तियों को कस्बियाँ पढ़ लिया गया, तो उसने भी इस काम को किया और फिर बाद में पता चला कि इस गलतफहमी के चलते उर्दू को हटा दिया गया। नागरिक के प्रचार के लिए आवेदन लिखे गए। बहुत दिनों से अंचलों में आंदोलन भी हुए, बहुत कुछ हुआ। 1893 में इसी उद्देश्य से नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना की गई। क्योंकि नागरिक भाषा को प्रचार करने के लिए इस नागरिक प्रचारणी सभा ने बहुत कुछ काम किया। इसके लिए नागरिक प्रचारणी सभा में एक प्रतिनिधिमंडल ने छोटे लाल मैकनाल के मिलकर नागरिक को पक्ष ज्ञापन दिया और 1900 में नागरों की कचहरी में प्रवेश की अनुमति मिल गई। 1900 में देखिए कि इसको कचहरी में अनुमति मिल जाती है। लेकिन हिंदी उर्दू का झगड़ा समाप्त नहीं हुआ। सांप्रदायिक शक्तियों ने देश के विभाजन के समय भी इस भेदभेद को अपने पक्ष में प्रयोग किया और देश के स्वतंत्र हो जाने पर भी इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। और कह रहे हैं कि किस प्रकार से सांप्रदायिकता की जो लोग बात करते हैं सेकुलरिज्म की, लेकिन जो लोग बात करते हैं धर्मनिरपेक्षता की, लेकिन उन्होंने किस प्रकार से इसका बाकी लोगों ने इसे कैसे इस्तेमाल किया, इसका भी उसके बारे में बता रहे हो किस तरह से इसका दुष्परिणाम होता है। तो वस्तुतः 2 दशकों 1900 से 1920 तक का युग पिछले युग का ही प्रसार है। उपनिवेशवाद के विरुद्ध जो स्वर सुनाई पड़ रहा था वह और तेज हो गया और अतीत का रचनात्मक बदल गया। और 19वीं शताब्दी के अंत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में जानते हैं आप लोग, विभिन्न भाषाओं के साथ जुड़ा। और किस प्रकार से 1900 में सरस्वती का निकलना, 1893 में हमने कहा नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना हुई। फिर उसने 1900 में सरस्वती पत्रिका निकालना शुरू किया। भारतेंदु ने हिंदी में जिससे कहा नए चाल में ढली और संस्कृतनिष्ठ हो उठी। सबसे बड़ी बात यह हुई कि खड़ी बोली अब गद्य और की भाषा व पद्य की भाषा भी हो गई। इससे हिंदी जाति विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ और इससे प्रचार के लिए 1910 में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना हुई। उसके माध्यम में और किस प्रकार से हिंदी के लिए सारे काम शुरू हुए, है ना। सरस्वती का प्रकाशन हो, चाहे नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना हो, प्रयाग हिंदी सम्मेलन का स्थापना हो, तो इन सब ने मिलकर के किस प्रकार से उन्होंने कहा ना कि ये 1910 से 1920 से जो 20 साल के 2 दशक हैं, वो कह रहे हैं कि वो सिर्फ पिछले का जो समय था उसी का विस्तार ही है। क्योंकि एक तरफ तो हिंदी को पहले तो राजकाज की भाषा भी बनानी थी, दूसरा यह था कि उसके लिए बहुत सारे लोगों का जनमानस तैयार करना था और उन सारे कामों को करने के लिए इन लोगों को बड़ी मेहनत करनी पड़ी, है ना। चाहे सितारे हिंद से हो, चाहे फुलेरा साहब हो, और या इसमें बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अपने हिसाब से इसको मेहनत किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसके लिए काम किया, है ना। तो इन सारे लोगों ने जब इतना सारा काम करना शुरू किया तो ये गद्य और पद्य जब दोनों की भाषा बनी तो इस भाषा का विस्तार होने के साथ साथ इस भाषा को सम्मान भी मिला और इसने एक तरह से भारतीय जनता की चेतना को एक राष्ट्रीय चेतना में तब्दील करने में बड़ी भूमिका निभाई। और राष्ट्रीय चेतना के साथ साथ अपने होने और अपनी भाषा को कैसे आप हम नए रूप में स्थापित कर सकते हैं, इसके लिए
इसने बड़ा योगदान किया और इन सारे संस्थानों का बड़ा योगदान है भाषा के निर्माण में। इसलिए हिंदी भाषा जो हम बोलते हैं आज, कोई ऐसे ही लेंदे पेंदे में नहीं बन गई थी कि किसी ने कहा और बना दी। इसके लिए लोगों ने बड़ी मेहनत की, बड़ा संघर्ष किया और बड़ा काम किया, तभी जाकर ये राष्ट्रीय चेतना की भाषा बन पाई। इसलिए क्योंकि एक भाषा ही है जिससे हम अपनी अस्मिता को जोड़ करके या फिर राष्ट्रीय चेतना को मजबूत कर सकते हैं। इसलिए हिंदी के बनने की जो प्रक्रिया है उसको हम अगर समझेंगे तो इन विद्वानों को हम समझ सकते हैं। और हम चाहे नेट की परीक्षा दे रहे हों, चाहे बीए की परीक्षा दे रहे हों, चाहे एमए की परीक्षा दे रहे हों, चाहे आरएस की आईएएस की देंगे, तो इस प्रकार के क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इस लिहाज से भी आपको बड़ी सहायता मिलेगी। और हम पूरी सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम हिंदी भाषा की प्रक्रिया पर निरंतर बात करेंगे और आपको ज़रूर इससे लाभ मिलेगा। जो भी सवाल हो, जो भी क्वेश्चन हो, आप हमसे पूछिए, हम बेधड़क आपको जवाब देंगे। और आगे के हमारे क्लास में और भी बहुत सारे लोग आएंगे, विद्वानों से भी संपर्क में हैं, और धीरे धीरे जैसे ही हमारा चैनल चलता है हम इस पर विस्तार से बात करना शुरू करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ लाइक कीजिए और देखते रहिए और खुश रहिए और निराश मत होइए। जीवन बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन है, मुस्कुराते रहिए। और जितना अधिक मुस्कुराएंगे उतना अच्छा लगेगा। और अपने आप से मोहब्बत कीजिए। ईश्वर ने जो कुछ हमें दिया उसके लिए उसका शुक्रगुजार होइए हमेशा। और सब कुछ भी परमानेंट दुनिया में नहीं है, तो फिर हमारे दुख, हमारी पीड़ाएं, हमारी निराशाएं ये परमानेंट कैसे हो सकती हैं? इनको भी तो जाना होगा एक दिन। बस जस्ट किडिंग एंड फील द फुल द लाइफ। प्ले with our children, play with our parents, play with our friends, and just enjoy the full life.